नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज में एक और मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। वैसे वीएनएम पर पिछले 25 सालों से हमेशा हमने हेल्थ को इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि आपकी और सबकी हेल्थ हमारे लिए काफी जरूरी है। हेल्थ से जुड़े मुद्दे अब हम गूगल करने लगे हैं और गूगल से जब जानकारी लेते हैं तो वो आधी अधूरी और कई बार नुकसान पहुंचा सके ऐसी होती है। और इसीलिए एक अवेयरनेस सीरीज के रूप में अलग अलग बीमारियों पर और अलग अलग अंगों में होने वाली दिक्कतों पर बात हो रही है। आज एक नया ऑर्गन, घुटने की बीमारी, घुटने की दिक्कत बहुत सारे लोगों को अब होती है और इसीलिए आज इसी मुद्दे पर बात होने वाली है। हम मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर दर्शन सुथार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर दर्शन सुथार के बारे में मैं आपको बता दूं कि कंसल्टेंट आर्थोस्कोपिक एंड कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जन हैं और वायरोक ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनकी सेवाएं वडोदरा शहर काफी वक्त से ले रहा है। डॉक्टर सुथार से आज हम जानेंगे कि आखिरकार जो घुटनों की दिक्कत होती है उसमें कौन कौन सी सर्जरी और ट्रीटमेंट से हम निजात पा सकते हैं। सर, ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है, इसके बारे में बेसिक में जानकारी चाहूंगी सबसे पहले। यस, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पेशेंट जानते हैं वो है घसारा लगना। ऑस्टियोआर्थराइटिस को दूसरे लैंग्वेज में या दूसरी वर्ड्स में हम समझते हैं तो संधिवा या वाई की असर, जिसमें कि अल्टीमेटली जॉइंट इंटरनली डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो घुटनों की बीमारी बहुत सारे लोगों को, घुटने घिस जाते हैं ऐसा हम कहते हैं बेसिकली हमारी सिंपल लैंग्वेज में, और उम्र के साथ होता है वैसे, लेकिन अब बहुत कम एज में भी ये देखा जा रहा है और इसलिए आज उस पर बात हो रही है। सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या इंसिडेंट्स होते हैं? यस, सो इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो अगर मोर देन 60 एज, बिकॉज ऑफ एज, इसमें मोर देन 50% ऑफ पेशेंट्स सफर करते हैं नी जॉइंट आर्थराइटिस से। और अगर हम कम एज की बात करें जिसको हम मिडल एज ग्रुप समझते हैं, जो कि काफी एक्टिव लाइफ स्टाइल उनकी होती है, हालांकि 40 to 55 की एज में। सो ये इंसिडेंट्स अभी उनमें आपने जैसे बात करा कि मोर देन 20 to 40% तक का नी जॉइंट आर्थराइटिस का असर देखना मिल रहा है। जी, यानी घुटने की बीमारी पहले हम सोचते थे कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बीमारियां जो है कम उम्र के लोगों को घेरती जा रही है और इसीलिए भी हम लगातार अलग अलग बीमारियों पर बात करते हैं। घुटनों की समस्या के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो कुछ प्रारंभिक चिन्ह होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए? सर, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे घुटने जो हैं अब घिस रहे हैं, कुछ होना चाहिए? यस, सो बेसिकली जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी रूटीन कंप्लेन रहती है कि ज्यादा चलने पर, ज्यादा खड़े रहने पर या फिर स्टेयर्स करने पर पेन का एहसास होना, घुटने में सूजन आना शुरुआत हो जाना, या फिर मूवमेंट में घुटने में से आवाज आना शुरू हो जाना। सो ये सब कुछ प्रारंभिक चिन्ह होते हैं जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। यूजुअली पेशेंट्स को आलकी पालकी मार के बैठने पर या फिर स्क्वेट पोजीशन में भी दर्द का एहसास होना शुरुआत हो जाता है। सो दीज आर द अर्ली मूवमेंट्स कि जहां पे वो यहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करना चालू करते हैं। जी, घुटनों पर ही हम शरीर का ज्यादातर बोझ लेते हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम घुटनों को चुस्त दुरुस्त रखें। तब घुटने के घिस जाने की बात हम कर रहे हैं, तो सर क्या कारण होते हैं, क्यों घुटने घिस जाते हैं? सो हमने जैसे बात करी कि वन इज एज, उम्र के साथ घुटने का घसारा लगना, और जैसे हम मेन कंसर्न बात कर रहे हैं जो कि मिडल एज ग्रुप है, जो कि 40 to 55 की एज, जो कि हाईली एक्टिव लाइफस्टाइल, जिनमें आधा आइदर निग्लेक्टेड कोई इंजरी है, कोई इंजरी होने के बाद कुछ ध्यान नहीं दिया और चलाते रहे तो घुटना घिसना चालू हो जाता है, कुछ लिगामेंट इंजरीज, और हालांकि जिसमें हम अलाइनमेंट इश्यू अगर किसी पेशेंट्स को बना हुआ है तो अलाइनमेंट एबनॉर्मलिटी होने की वजह से भी घुटने का घिसाव कम उम्र में देखना चालू हो जाता है। यानी शायद इसे हम रोक नहीं सकते। अगर ये हो रहा है तो शायद हम पहले से अवेयर हो जाएं, तब शायद उससे बच सकते हैं। तो अब जब घुटने घिस जाने के लक्षण दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? सर, क्या ट्रीटमेंट है आधुनिक मेडिकल साइंस के बाद? यस, सो बेसिकली घुटने का घसारा अगर हम समझते हैं तो उसका स्टेज बहुत ही अर्ली स्टेज में जब डिटेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली उसको हम डिले कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज, कुछ ब्रेस्ट ट्रीटमेंट, कुछ मेडिकेशंस जो कि जॉइंट के सप्लीमेंट मेडिकेशंस बोलते हैं, कई पेशेंट्स में कुछ विटामिन के इंजेक्शंस भी हम एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर यही बीमारी हम निग्लेक्ट करते हैं और आगे उसका स्टेज बढ़ता जा रहा है, अल्टीमेटली एडवांस स्टेज में पहुंचने पर, उम्र कम है लेकिन एज एडवांस पहुंच चुका है, तो उसमें हम रिपेरेटिव प्रोसीजर का एडवाइस करते हैं, जिसमें आइदर कार्टिलेज सर्जरी या फिर HTO सर्जरी में एडवाइस होता है। अच्छा,
घुटने की बीमारी जब होती है, घुटने में परेशानी होती है, तो हम कुछ घरेलू इलाज शुरू कर देते हैं। कोई चलना फिरना बंद कर देता है, चलना फिरना ज्यादा कर देता है, कोई मेथी वेथी खाना शुरू कर देता है। लेकिन जब बीमारी ज्यादा स्टेज पर पहुंच जाती है तब हम ज्यादातर डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, फिर सर्जरी के बिना कोई इलाज ही नहीं रहता है। सर, सर्जरी कराने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर घुटनों की सर्जरी की नौबत आनी पड़ी है? यस, सो ओल्ड एज में हमारे पास सर्जरी का एक ही ऑप्शन बचता है जो कि रिप्लेसमेंट है। लेकिन अगर मिडिल एज की हम बात करें तो डेफिनेटली इसमें हम रिपेयर प्रोसीजर या फिर अलाइनमेंट करेक्शन वाली सर्जरी एडवाइस करते हुए पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं। सो पेशेंट्स को जब भी अगर कोई सर्जरी का एडवाइस हुआ है तो अगर उनको जानना जरूरी होता है कि वो ट्रीटमेंट लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, या फिर पेशेंट को बाकी रूटीन डेली एक्टिविटी में वापस पहुंचाने जैसा सर्जरी है कि नहीं। सो ये ध्यान रखना जरूरी होता है। जी सर, आपने अभी HTO सर्जरी के बारे में बात की, क्या होती है HTO सर्जरी? सो HTO सर्जरी ये एक प्रकार की लिम्ब अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी है। HTO सर्जरी में हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी जिसको हम बोलते हैं, अलाइनमेंट करेक्शन के लिए हम घुटने का जो नीचे वाला हड्डी है, टिबिया बोन जिसको बोलते हैं, जिसमें अपर साइड पे एक ऑस्टियोटोमी मतलब कि बोन की हड्डी को कट करते हुए पेशेंट का लिम्ब का अलाइनमेंट करेक्शन करते हैं, जो अल्टीमेटली बेनिफिट देता है। और घुटने को बचाने के लिए ये जो HTO सर्जरी है कितनी यूजफुल साबित होती है? यस, सो अगर हम इसका मेन एडवांटेज अगर हम समझे तो अलाइनमेंट करेक्शन होने पर यूजुअली होता क्या है, जबकि कम उम्र पेशेंट में आर्थराइटिस जॉइंट के एक ही कंपार्टमेंट तक सीमित होता है। अल्टीमेटली एक कंपार्टमेंट में घिसाव होने की वजह से अलाइनमेंट एबनॉर्मलिटी हो जाती है, पैर का अंदर की ओर मुड़ जाना। HTO सर्जरी में हम वही अलाइनमेंट को करेक्ट करते हैं जिसके कि घुटने के दोनों हिस्से में लोड इक्वल जाना, साथ ही साथ जो इनर कंपार्टमेंट जो हमारा घिसना चालू हो गया है, जॉइंट का कार्टिलेज या फिर जॉइंट का इनर पार्ट में आया हुआ गद्दी, उसमें भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकवरी हमको मिलता है। सो पेशेंट्स का घसारे में भी सुधार मिलना और पेशेंट्स का अलाइनमेंट में भी, लिम्ब का अलाइनमेंट में भी करेक्शन मिलना, ये दोनों तरीके से ये फायदेमंद होती है। जी, घुटनों की बीमारी या सर्जरी की मैं बात करूं तो लोग डर जाते हैं कि घुटनों की सर्जरी, यानी उनको ऐसा लगता है कि अब शायद हम चल फिर पाएंगे ही नहीं। सर, HTO सर्जरी के जो है फायदे क्या हैं, कितना फायदा पहुंचता है पेशेंट्स को? यस, सो जैसे मैंने बताया इसमें दो मेन पर्पस है जिसमें हम ये सर्जरी एडवाइस करते हैं। एक तो पेशेंट का लिम्ब का अलाइनमेंट करेक्ट होना, जिसमें घसारा लगता है वो पेशेंट आपने देखे होंगे कि वो टेढ़े चलते हैं, झुके हुए चलते हैं। सो वो अलाइनमेंट करेक्शन होने पर नॉर्मल गेट पैटर्न बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम समझे कि घसारे में भी फायदा मिलना चालू हो जाता है, तो पेशेंट्स का जो कंप्लेंट रहता है दर्द सूजन का, उसमें फायदा मिलता है। और पेशेंट्स बैक टू रूटीन एक्टिविटी जिसमें चलना हो गया, खड़े रहना हो गया, पलाठी मार के बैठना हो गया, खड़े पैर बैठना हो गया, सो ये सब एक्टिविटी पेशेंट बैक टू नॉर्मल लेवल तक की हम कर सकते हैं। यानी पेशेंट को काफी हद तक फायदा पहुंचता है। यस जी, तो HTO सर्जरी के बारे में जब बात हो रही है तो कितने प्रकार की ये सर्जरी होती है? सर, थोड़ा विस्तृत रूप से अगर समझा पाए हमारे दर्शकों को। यस, सो HTO सर्जरी अगर हम ये बोन मॉडल में देखें तो दो प्रकार की सर्जरी होती है। वन इज मीडियल ओपन वेज, जिसमें जॉइंट के अंदरूनी हिस्से में घुटने के नीचे वाला हड्डी है, इसमें हम कट करते हैं और वो हड्डी को ओपन करते हैं जिससे कि वो अलाइनमेंट करेक्शन होता है। हालांकि यही सेम ऑपरेशन सेम कंसेप्ट में हम घुटने के बाहर के हिस्से में भी कर सकते हैं, जिसको क्लोजिंग वेज ऑस्टियोटोमी बोलते हैं, जिसमें कि जॉइंट के बाहर की हड्डी को काट के उसको छोटा किया जाता है जिससे कि अलाइनमेंट अगेन करेक्शन हो जाता है। मेन पर्पस करेक्शन का है हमारा अलाइनमेंट करेक्ट करना, जिससे कि आर्थराइटिस में सुधार हो। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि हड्डी को कट करने में होता है, तो इसको इंटरनल सपोर्ट प्लेट स्क्रू या फिर बाहर से रॉड स्क्रू से सपोर्ट से हम देते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये पूरी सर्जरी हो सकती है। राइट जी, तो HTO सर्जरी जब हो जाती है तो प्री ऑपरेटिव भी कुछ होना होता है, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कितने दिनों का ध्यान रखना पड़ता है? यस, सो अगर हम प्री ऑपरेटिव टेस्ट या प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइज की बात करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि घसारे की वजह से जॉइंट के आसपास के मसल्स का वीक होना, जॉइंट का स्टिफनेस बनना, तो रूटीन एक्सरसाइज मसल्स के स्ट्रेचिंग के लिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। ऑपरेशन में जो हम प्लानिंग की बात करें तो बेसिकली हम पूरा एक पैर का अलाइनमेंट का एक्सरे करते हैं, जिसमें हिप जॉइंट, आपका नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, तीनों जॉइंट का अलाइनमेंट साथ में देखते हुए
कितने डिग्री का उनको एबनॉर्मलिटी है ये चेक करना जरूरी है, और वही डिग्री का एबनॉर्मलिटी हमको ड्यूरिंग सर्जरी करेक्ट करना होता है। सो प्री ऑपरेटिव प्लानिंग ये सर्जरी में काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, जो कि हमको सेम सर्जरी में हमको करेक्ट करना होता है। ओके। और जब भी कोई सर्जरी करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि क्या बैक टू रूटीन हमारी लाइफ हो पाएगी। सर इसके बाद क्या रूटीन लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है? यस। सो अगर हम इमीडिएट पोस्ट सर्जरी के साथ ही बात करें तो इमीडिएट पोस्ट सर्जरी हम पेशेंट्स को वॉकर की मदद से सपोर्ट के साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से फ्रैक्चर ही किया हुआ जाता है जिसमें कि अलाइनमेंट करेक्ट होता है। सो 1.5 महीने तक का हम पेशेंट्स को वॉकर के साथ चलने को एडवाइस करते हैं, और 1.5 महीने के लिए मतलब कि अप टू 3 मंथ्स तक हम पेशेंट्स को स्टिक का इस्तेमाल करने को कहते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स रेगुलर फॉलोअप पे हम पेशेंट्स को रूटीन एक्टिविटी में जाने को कहते हैं, जिसमें खड़े रहना, चलना, स्टेयर्स करना, आलकी पालकी लगा के बैठना। कुछ पेशेंट्स ये हद तक जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग तक भी कर सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। सो बैक टू नॉर्मल लेवल तक का ये रिकवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं। यानी डरने की कोई बात नहीं है। जब भी घुटनों की सर्जरी आती है ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन कुछ महीनों में ये सेटल हो ही जाता है। सर क्या एचटीओ करने के बाद फिर से कभी रिप्लेसमेंट का वक्त भी आता है कि रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है कुछ पेशेंट? यस। सो ये हालांकि ऑलमोस्ट सभी पेशेंट, जब जो पेशेंट है मिडिल एज ग्रुप है उनको हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि कोई जगह पे उनको रिप्लेसमेंट का एडवाइस हुआ होता है, और हम ये जो रिपेरेटिव प्रोसीजर या फिर लिम्ब अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी बोलते हैं, तो काफी पेशेंट्स का ये सवाल रहता है कि भाई ये एक ऑपरेशन तो अभी हमने करवा लिया, तो आगे चल के हमको दूसरा रिप्लेसमेंट ऑपरेशन तो कहीं नया करवाना पड़े। सो बिल्कुल, क्योंकि ये एज रिलेटेड प्रोसेस है, तो क्योंकि कुछ एज के बाद, क्योंकि नेचुरली बॉडी जब वेयर एंड टेयर होना शुरुआत हो जाती है, तो वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से आर्थराइटिस बढ़ता है। बट यूजुअली जब हम ये प्रॉपर इंडिकेशन या फिर प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन के साथ सर्जरी करते हैं, तो ये हम 10 to 12 ईयर्स या अप टू 15 to 20 ईयर्स कुछ पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स का एडवाइस करते हैं। जी, यानी काफी लंबा ड्यूरेशन पीरियड है कि घुटने सलामत सुरक्षित रह सकते हैं और आप रूटीन अपने काम कर सकते हैं। घुटना जब घिस जाता है तो एचटीओ सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में डॉक्टर सुथार बता रहे हैं। और ये सारी बातें तो ट्रीटमेंट की और ये सारी हो गई, लेकिन जब भी कोई डॉक्टर एक्सपर्ट यहाँ आते हैं मैं जरूर पूछती हूँ सर प्रिवेंशन क्या होता है, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर घुटने की घिसारे से बचना है तो क्या कर सकते हैं? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं डेफिनेटली ये ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि घुटने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जो कि रूटीन में हम कहते हैं हमारा सिंपलेस्ट ऑफ एक्सरसाइज है, ये है वॉकिंग और साइकिलिंग। क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई है, चलना घूमना वगैरह सब कम हो गया है, व्हीकल का इस्तेमाल करना, बैठे बैठे काम करना। सो ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल ये एक वजह हो सकती है। सो वो अवॉइड करें, एटलीस्ट थोड़ा टाइम निकाले जिसमें कि आप एटलीस्ट कुछ मिनट्स के लिए आप वॉक कर पाए, नंबर 1। कुछ जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ एज के बाद कुछ सप्लीमेंट्स भी जरूरी होते हैं जो कि ओवरऑल बॉडी का हेल्थ में मदद करते हैं। सो साइकिलिंग अगर आपका हॉबी है, या फिर स्विमिंग, अगेन ये एक अच्छा एक्सरसाइज है जो ओवरऑल बॉडी मेंटेन करते हैं। सो ये सब एक्सरसाइज या फिर कुछ हॉबीज एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होना एडवाइस करते हैं। जी, और क्या कोई फूड ऐसा लिया जा सकता है जिससे इस तरीके की दिक्कतों से बचा जा सके? यस, सो यूजुअली हम ये जैसे जॉइंट का और हड्डी का बीमारी की बात करते हैं तो कैल्शियम रिच डाइट और हाई प्रोटीन डाइट का हम एडवाइस करते हैं, जिसमें कि अल्टीमेटली जो बॉडी का रिकवरी प्रोसेस है या फिर बॉडी का वेयर एंड टेयर प्रोसेस है वो स्लो होता है, और अल्टीमेटली गुड हेल्थ लंबे समय तक बनी रहती है। और कैल्शियम की टैबलेट्स भी अब डॉक्टर प्रेफर करते हैं, उससे क्या बिना एडवाइस लिया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही लेते हैं, और कुछ लोग डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसके बाद कुछ महीने 1-2 महीने लेते हैं फिर नहीं भी लेते हैं। तो क्या होता है कैल्शियम लेने का जो प्रोसीजर है वो? यस, सो कैल्शियम में बेसिकली हम जब यंग पेशेंट या मिडिल एज ग्रुप होते हैं पेशेंट, उनको हम सिर्फ कैल्शियम रिच डाइट एडवाइस करते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स के सिम्टम्स ज्यादा है उसमें हम ब्लड टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि उनका बॉडी कैल्शियम लेवल कम है, तो ही टैबलेट सप्लीमेंट की ओर से हम देते हैं। लास्टिंग ओल्ड एज पेशेंट, खास करके फीमेल्स में मोर देन 50 और मेल्स में मोर देन 65, सो हम ये रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन चालू रखने को कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनका बॉडी का वेयर एंड टेयर प्रोसेस ज्यादा होता है, जो कि सप्लीमेंट लेना जरूरी बनता है। और अगर हम फूड सप्लीमेंट की बात करें तो खास करके मिल्क प्रोडक्ट्स, नंबर 1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि हालांकि रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, मकई के पोहे, कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, पपैया है, अंजीर है, बादाम है, खजूर है, और एग्स, अगर
खाते हैं तो ये डेफिनेटली हाई रिच कैल्शियम डाइट सोर्सेस है जो हम एडवाइस करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत आसान फूड सप्लीमेंट है जो हम ले सकते हैं। अगर बीमारियों से बचना है तो अच्छा फूड खाना और अच्छी लाइफस्टाइल रखना, ये दो तो हमेशा ही ऑप्शन सबके पास बने हुए। सर, एंड नोट पर हमारे दर्शकों को वर्ल्ड हेल्थ डे की जब सीरीज चल रही है, कोई संदेश देना चाहें आप? यस, सो मैं ऐसा संदेश देना चाहूँगा कि जब हम घुटने की बात करते हैं तो ये हमारा बॉडी का मूवमेंट करने में मेन हिस्सेदार है, और अगर हमारा घुटना सलामत रहा, अच्छी हेल्थ में रहा, तो ओवरऑल बॉडी का हेल्थ हमारा मेंटेन रहेगा। सो घुटने सलामत रखना और घुटने का केयर करना, ओवरऑल बॉडी की हेल्थ मेंटेन करना, ये ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर दर्शन सुथार से, जो कंसल्टेंट आर्थोस्कोपिक और कॉम्प्लेक्स ट्रोमा सर्जन है, वायरोक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये बातें आखिरकार आपके लिए जानना जरूरी है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास के, पड़ोस के लोग, दोस्तों, रिश्तेदारों, सब तक ये बात पहुंचना जरूरी है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।